चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले जो आप लोग को जो पार्ट वन में जो कुछ क्वेश्चंस दे रखा है उसके उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, और फिर आता हूँ जो आपका जो बच गया टाइप 4 उसको मैं डिस्कस करूंगा। चलो पार्ट वन में जो क्वेश्चन मैंने दे रखा था आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है सब बना भी लिया होगा क्योंकि सबका आंसर मैंने दे भी दिया था। एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आप देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, जो आपका टाइप 2 बेस्ड है, टाइप 2 बेस्ड। उस पे एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने दिया था, व्हाट इज द रेंज ऑफ y इक्वल टू 1/3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15। मतलब इसके रेंज की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15। इसका रेंज आपको बताना है। इसका रेंज क्या होगा, या इसके लिए मैं बात करता हूँ। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं एक क्वांटिटी z मानता हूँ, z को मान लिया 3। देखना मैं क्यों माना उसका कुछ रीजन है। 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15। तो अल्टीमेटली हमें रेंज किसका निकालना है, रेंज निकालना है 1/z का ना। देखो z हमारा कहां से कहां तक हुआ, तो z की रेंज की बात करो तो सबसे पहले 3 sin x माइनस 4 cos x देखो। तो 3 sin x माइनस 4 cos x का रेंज क्या होगा, -5 टू +5। तो ये तो आ गया ना, इसको ऐसे लिखता हूं। हमें पता है कि 3 sin x माइनस 4 cos x, याद करो रिजल्ट बताया था, a sin x माइनस b cos x का रिजल्ट बताया था। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ a sin x प्लस माइनस b cos x इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्टली वही मैं यूज कर रहा हूँ। a है 3, b है 4। तो 4 16 प्लस 9 25, 25 का रूट क्या होगा 5। तो रेंज क्या होगा, दैट इज फ्रॉम -5 टू +5। दैट इज द रेंज ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x। मतलब ये रेंज हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x। और हमें +15 इसमें जानना है, मतलब 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 का रेंज क्या होगा, दैट इज 20। और यहाँ क्या होगा, दैट इज 15 माइनस 5 क्या होगा 10। मतलब इसके रेंज की बात कहां से आएगी, 10 से 20। मतलब अगर z की बात करें तो z लाइंग बिटवीन 10 टू 20। और हमें रेंज किसका निकालना है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ 1/z। तो 1 y इक्वल टू 1/z। तो आपको पता है कि z है पॉजिटिव, तो 1/z के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा और इनइक्वालिटी उलट जाएगा। तो क्या होगा 1/20 टू 1/10। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये लॉज ऑफ रेसिप्रोकल में बता रखा था, जस्ट वही मैंने यूज किया। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। आप आंसर चेक कर लो, मैं भी देख लेता हूँ आंसर क्या है। उसका जो आंसर है, हाँ 1/20 टू 1/10। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देखता हूँ, वो 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 इज गिवन 5 y इक्वल टू 27 टू द पावर cos 2x, ठीक है, इंटू 81 टू द पावर sin 2x। 27 टू द पावर cos 2x इंटू 81 टू द पावर sin 2x। अब इसके रेंज की सपोज हम बात करते हैं, 27 पे पावर cos 2x और 81 पे पावर sin 2x है। तो अगर सपोज इसके रेंज की अगर सपोज हम बात करें तो क्या होगा इसका रेंज। तो देखो, तो y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं cos 2x। तो cos 2x की बात करें तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3q टू दी पावर cos 2x। थोड़ा मैं इसको सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर क्या होगा sin 2x। तो अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 3 cos 2x प्लस क्या होगा 4 sin 2x। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व है, क्योंकि हमें अब देखो ये आपका ये क्वांटिटी पावर में हम इसका रेंज जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। 2x को थीटा मानो तो ये कौन से फॉर्म में आएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 3 cos थीटा, थीटा 2x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। तो इसके रेंज की बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 5 और मिनिमम वैल्यू होगा -5। द मैक्सिमम वैल्यू इज +5 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -5। और ज्यादा इसमें कुछ स्कोप नहीं करना है। आप गौर से देखो, ये आपका कुछ ऐसा है, तो सब पे 3 पावर लगा देते हैं। आपको बता रखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल में बेस 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
तो बस कुछ नहीं करना है, इस पे 3 पावर सब पे दे दो, जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मेंटेन करेगा। 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, को एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं करना है। 4 sin 2x ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5। ये एक्सपोनेंशियल में कब, जब बेस 1 से बड़ा है। यही अगर 1/3 होता तो इस केस में इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाता। ये आपको बता रखा था, जब बेस 1 से छोटा है, मतलब 0 to 1 के बीच में अगर हम बेस काउंट करते हैं तो उस केस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है जो ऑर्डर इसमें है वही ऑर्डर एक्सपोनेंशियल में भी है, अगर डिक्रीजिंग मतलब जो ऑर्डर इसमें है वो उसका रिवर्स ऑर्डर एक्सपोनेंशियल है। जस्ट वही कंसेप्ट यूज किए, बेस 1 से बड़ा है, ये आपको बता रखा था, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ये सिंपल सा लॉजिक लगा के मैंने इसको सॉल्व किया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका टाइप 2 का प्रॉब्लम। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस टाइप 3 में भी दे रखे थे, टाइप 3 में भी दे रखे थे। चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं टाइप 3 का वो प्रॉब्लम देखूंगा जो आपको, मैं वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया था, उम्मीद है कि सब बना भी लिए होंगे, बट बात यहाँ ये है कि कुछ क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है तो मैं तो करूंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ, स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 के जो कुछ प्रॉब्लम मैंने दिए रखे थे, सबसे पहला प्रॉब्लम में देखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक दो, बस चीजें तो वही है, एक दो बताया, बात बात खत्म, उसका बनाते रहो, सब सब तो आप बना ही सकते हो, कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं। मान लो क्वेश्चन उठाया उठाया y इक्वल टू, हमें प्रूफ रेंज निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। मान लो सपोज यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो अगर सपोज इसके रेंज की अगर हम बात करें तो जस्ट वही कंसेप्ट है जो आपको बताया था, ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन। आपको बताया रखा था ना, साइन में क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना, लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड, लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो z कहां से कहां तक होगा, z बिलोंग्स टू -1 टू +1। हमने बोला साइन एक्स को z माना, तो z आपका कहां से कहां तक है, तो z आपका -1 से लेकर के +1 के बीच में। ठीक है, अब नाउ नाउ y क्या आ गया, y इसको f ऑफ z रखते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। y इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब इसके रेंज की बात करते हैं, तो अगर मैंने z ना भी रखा तो सिंपली z के फॉर्म, ऐसा करता हूं ना कि z के फॉर्म में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अदरवाइज मैंने साइन एक्स में ही क्वाड्रेटिक बना दिया था। अब चलो मैं z में लिख दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू z, मतलब ये z है तो 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 दे दिया तो 2ab, a हो गया 1/2। अब प्लस 1/4 करना पड़ा क्योंकि ट्वाइस a प्लस b होल स्क्वायर बनाना है, तो -1/4, अब प्लस क्या दे दिया 1। अब देखो y क्या आ गया, y क्या आ गया, z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया 3/4। अब देखो हमें इसके रेंज की जरूरत है, z प्लस 1/2। तो गौर से देखो z का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो देखो z कहां से कहां तक है, तो z लाइंग बिटवीन -1 टू +1। तो z प्लस हाफ कहां से कहां तक होगा, तो ये चल जाएगा 3/2 और ये चल जाएगा -1/2। आई डोंट थिंक यहाँ तो किसी को दिक्कत होगा। अब हमें इसे स्क्वायर करना है, तो आप लॉज ऑफ स्क्वायर को अगर जरा से याद करो तो बताया गया था उसमें, जब निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ कवर करता है तो इस केस में इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें, एक निगेटिव को अलग कर लें, फिर पॉजिटिव को अलग कर लें और कंबाइंड कर दें फाइनल रिजल्ट को, मतलब दोनों को यूनियन कर दें। तो सबसे पहला हमने जेड लिया -1/2, ये क्या आ गया जेड प्लस हाफ, और दूसरा क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया 0 जेड प्लस हाफ, और ये क्या आ गया 3/2। स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो z प्लस हाफ होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 0 to 1/4, और यहाँ पे क्या आ गया z प्लस हाफ होल स्क्वायर, तो ये यहाँ से क्या आ गया z प्लस हाफ होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया आपका कितना तक आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 0 to 3/4। और आपको याद होगा कि हम दोनों को यूनियन करते थे, इसका और इसका रिजल्ट मिलाएंगे, तो एक 0 to 1/4 बोल रहा है, एक 0 to 3/4, तो मिलाएंगे दोनों रिजल्ट को तो 0 to 3/4 ही रह जाएगा ना। मतलब यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि z प्लस हाफ होल स्क्वायर
ये आपका 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कहाँ पे आता है, दैट इज 3/4। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर। और z प्लस हाफ होल स्क्वायर, तो सॉरी 0 टू 1 सेकंड कुछ इसमें मैंने मिस्टेक किया है, z प्लस हाफ, तो z प्लस हाफ, तो z प्लस हाफ, तो दैट इज 0 टू 9/4 होगा ना। तो 9/4 हो गया ना, हमने 3/4 ले लिया, 0 to 9/4। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 to 9/4। और हमें चाहिए किसका रिजल्ट, तो z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो यहाँ आ गया आपका 3/4, और 9/4 प्लस 3/4 क्या, 9×3 12/4 क्या हो गया, 3। मतलब दैट इज द रेंज ऑफ y। तो y कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, 3/4 से लेके 3 तक होगा। दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू 3/4 टू 3। ये था आपका क्वेश्चन, जो मैंने आपको रिजल्ट भी बताया था, हमें याद है कि मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया था। देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वैसे आंसर तो यही होना है, यानी 3/4 टू, करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन, तो ये आप आसानी से बना लिए होगे, उम्मीद है बना भी लिए होगे, ऐसा कोई टफ नहीं है। चलो देखो, ठीक है। और इसके बाद का प्रॉब्लम तो आप बना ही रखे होगे, cos 2x प्लस 3 sin x है। मैं जा उसको भी हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। तो सेम अप्रोच है, ट्राई कीजिएगा। साइन में है तो इसको साइन में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, तो 1 - 2 sin² x, 1 - 2 sin² x प्लस 3 sin x। देखो साइन में क्वाड्रेटिक आ गया ना, फिर से जेड मान के परसेंटेज का मानेंगे, ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बना लीजिए। कंफ्यूज मत होना, इसमें अगर कंफ्यूजन अगर होगा तो 2 sin² तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले लो ना। तो क्या माइनस कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया sin² x प्लस क्या -3/2, क्या आ गया sin x। ठीक है ना, -3/2, तो 2 इंसर्ट किया तो -3 sin x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और इसको अगर आगे एक लाइन और एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस, मैं थोड़ा जब इतना दिया हूँ तो बना ही देता हूँ। उसके बाद बनाना -2 इंटू 3/4 इंटू साइन एक्स, 3/4 रखा, तो प्लस क्या हो गया 9/16, और माइनस क्या हो गया 9/16। अब एक स्टेप और लिखता हूँ, उसके बाद आप बना लीजिएगा। तो ये बन गया पहला साइन एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया 9/16। आगे कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। भाई अब सब हम ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन दिख रहा है। और इसके बाद का प्रॉब्लम बना लेना, ये भी आपको बन जाएगा। तो चलो, ये तो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, टाइप 3 तक था, जो भी है बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन का लेवल नहीं था, जो था आपका बता रखा था, जो बताया है उसी में था। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, अब मुझे आगे कंटिन्यू करना है। अब जो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया आपका, अब एक लास्ट पार्ट, जो लास्ट रिजल्ट, सॉरी लास्ट टाइप मैं डिस्कशन करूंगा, दैट इज टाइप 4। मैक्सिमम मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन में टाइप 4 की मैं बात, चलो बताता हूँ। तो लिखिएगा टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 में स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो होता है उसके हेल्प से और एएमजीएम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एग्जैक्टली एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, मतलब कौन सा ऐसा दो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। यानी साइन का किसके साथ रखेंगे, साइन का कॉसेक। तो मतलब इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन को बोलते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टाइप 4 की। अगर सपोज मैं बात करूं टाइप 4, तो लिखेंगे यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ साइन कॉसेक, ठीक है, साइन कॉसेक, ठीक है, सिमिलरली tan कॉट, सिमिलरली कॉस, और क्या होगा sec। इसके रेसिप्रोकल रिलेशन को हम यूज करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ साइन कॉसेक tan कॉट sec कॉसेक। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसमें हम एएमजीएम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एग्जैक्टली एएमजीएम का ही लॉजिक है, बट उसमें इसलिए रखते हैं क्योंकि जीएम में क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है, दैट्स व्हाई हम इसका यूज करते हैं। तो देखो आते हैं प्रॉब्लम में, मतलब
यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ये। अब इसमें पहला प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे, क्योंकि अब इसमें हम ANGM कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक्स। और GM में देख लो ये मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, तो इसको लगाते हैं ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मैंने यूज किया क्या है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, क्योंकि AM में ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पहला टर्म, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा टर्म, तो आ जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो GM क्या आ गया, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, पावर क्या होगा 1/2। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्योंकि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट क्या होगा ए बी, और 2 मल्टीप्लाई करके क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी। मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी। मतलब y क्या बोलोगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी। मतलब रेंज क्या लिखोगे, तो y बिलोंग्स टू ट्वाइस ए बी टू इंफिनिटी। ये मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, दैट इज द रेंज ऑफ y इक्वल टू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक क्लियर होगा। मतलब ये लॉजिक आपको क्लियर है कि हमने किया क्या, ANGM कंसेप्ट यूज किया, तो इसको ये जो एक्जेक्टली मल्टीप्लाई होकर कैंसिल होगा, दैट्स व्हाई हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। मतलब tan के साथ किसका कॉट होगा, तो GM में क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ छोटा छोटा लॉजिक है, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इसका 2 का क्वेश्चन मिलेगा, इससे एक पैटर्न मैंने बता दिया, ऐसा होगा तो आप बना सकते हो। A1 B1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह की बातें कर, इसी पे मान लो, इसी पे एग्जांपल ऐसा दे दिया, y इक्वल टू ऐसा दे दिया ना, दे दिया आपको 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 9 कॉट स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसका लॉजिक लगाओ तो ए क्या होगा, ए है 2 और बी क्या है, बी है 3, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 क्या होगा 12 टू इंफिनिटी, तो y बिलोंग्स टू 12। अगर इस लॉजिक की बात करें, मैंने अलग से क्वेश्चन लगा, ए है यहाँ से ए स्क्वायर मतलब 2, बी का मतलब बी स्क्वायर 9, तो बी 3, तो 3 6 और 2 12, तो 12 टू इंफिनिटी। क्लियर है, मतलब डायरेक्ट इसका लॉजिक क्या है। मान लो ये याद नहीं है तो सिंपली ANGM लगाएंगे, तो मान लो कि डायरेक्ट नाउ इसको हमें ANGM लगाते हैं, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इस हिसाब से क्या दिख रहा है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ठीक है, पावर हाफ, सीधे लगा लिख दिया AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 12, दैट इज द आंसर। दिख रहा होगा। मान लो इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो इसी में हमने दे दिया y इक्वल टू दे दिया, सिंपली सोचो, मैंने दे दिया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, मैंने दे दिया बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका रेंज चाहिए। अभी आपके दिमाग में सर सेक का कॉसेक के साथ तो रहेगा नहीं, सेक तो कॉस के साथ रहेगा, टैन कॉट के साथ, कॉसेक साइन के साथ, तो मतलब ये आपने अटपटा रिजल्ट नहीं दे दिया प्रूव करने के लिए, तो अटपटा रिजल्ट नहीं है, एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से देखो तो y इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को इश्यू होगा। और यहाँ से दिख रहा है कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू ऑलवेज, इस पे ANGM लगाओ ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो इसको डायरेक्ट अगर हम इसको बनाना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब डायरेक्ट 3 में ANGM लगाओगे तो उसका सबसेट आ जाएगा, जो आपको अप्रोच पता है, पहले इसका रेंज निकाल लो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दो, तो अब एग्जैक्ट रेंज निकलने के चांसेस रहेगा। तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा क्या पता है ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो इसमें ऐड कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा।
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब क्या होगा इसका रेंज, तो इसका रेंज क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर टू कहां पे जाएगा, इंफिनिटी। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और गया इंफिनिटी तक। तो ये आपका एक सिंपल प्रॉब्लम था, मतलब था यही, घुमा फिरा के इसमें यूज किया, इसमें यूज कर लिया। और सिमिलरली इसी में मैं जैसे साइन और कॉस सेक लगा सकता हूँ, बन जाएगा वो भी। सिमिलरली सेक और कॉस लगा सकता हूँ, वो भी बन जाएगा। मतलब एक ही तरह का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है, बस एएमजीएम लॉजिक ही है, आप उससे आराम से बना सकते हो, उसको बना लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन इमीडिएट शेयर कर रहा हूँ और आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कॉट में बताया, इसी में मैं साइन कॉस कॉसेक लगा सकता हूँ, कॉस सेक लगा सकता हूँ, सब आपके लिए आसानी है, आराम से उसी अप्रोच से बनाइए, एक ही तरह का है। रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ कि जीएम में क्वांटिटी कैंसिल हो जाए, इसलिए हम साइन कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, क्योंकि साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक। इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही है कि जीएम में कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने लिखा यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ दिस, क्योंकि ए एन जीएम यूज करेंगे तभी ना कैंसिल होगा, तो एक साइड कांस्टेंट आएगा। तो एग्जैक्टली वही कहना चाह रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन साइन कॉसेक tan कॉट और कॉस सेक का यूज करके आप आराम से इस तरह के प्रॉब्लम में रेंज बता, मतलब ओवरऑल में 4 टाइप बता दिया। मतलब ऑप्टिमाइजेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन के केस में हमने 4 डिफरेंट टाइप बताया। तो ये आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस को पहले देख लेना कि जो मैंने बताया उसी फॉर्म पे है, कुछ और तो नहीं होगा, पर यही है कि इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, जो मैंने कहा था आपको कि आपको डेरिवेटिव अप्रोच होता है, पर हमने लास्ट क्लास में भी कहा था हर सवाल में डेरिवेटिव ना घुसे रहे, मैंने तो भी नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। पर ट्रिगोनोमेट्रिक को अलग से मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन इसीलिए पढ़ते हैं कि आपको जो आपका प्रॉब्लम डेरिवेटिव अप्रोच से काफी लेंदी मेथड से सॉल्व होगा, इससे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो क्या जरूरी है 2 लाइन को हम 10 लाइन में बनाए, डेरिवेटिव मेथड तो यूनिवर्सल मेथड है ही मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है। बट हर एक टाइप के क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री के लिए इस तरह का अप्रोच यूज करोगे तो बन जाएगा, इस टाइप को इस तरह से, इस टाइप को इस तरह से। तो मतलब और भी कुछ आगे पढ़ोगे तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। तो बस वही है, डेरिवेटिव तो सबके लिए वैलिड है, बट डेरिवेटिव कब यूज करना है कब नहीं, कैलकुलेटिव होता है, अवॉइड करें कोई और अल्टरनेटिव अप्रोच जिससे हमारा शॉर्टकट में सॉल्व हो जाए। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो बताया उसको ख्याल रखिएगा। सबसे पहले यही मेथड ट्राई कीजिएगा, नहीं स्ट्राइक किया अगर भूल गए तो डेरिवेटिव तो भाई इतना सब में लगाते हो तो याद रहता ही रहता है, तो वो आप लगा सकते हैं। और बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर डेरिवेटिव क्या कह रहे हैं, तो डेरिवेटिव मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा। अगर फिजिक्स में बताया गया है, बताया तो गया ही होगा, तो आप लोग अगर याद है तो उसको यूज कीजिएगा, नहीं है तो मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, जब मैं बताऊंगा जब जरूरत होगी तो बता दीजिए। ठीक है, अभी जो बताया है उसको ढंग से देख लीजिए। जो प्रॉब्लम अभी मैं शेयर कर, चलो मैं प्रॉब्लम भी अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको प्रॉब्लम, तो सारे प्रॉब्लम्स को आप बना लीजिएगा। ये आपका मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का पार्ट कंप्लीट। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री फिनिश है, एक छोटा सा बस बचा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो मैं उसको भी जरा डिस्कस कर ही दूं, एलिमिनेशन ऑफ एंगल। और ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट अब फिनिश है। अब ट्रिगोनोमेट्री का डाउट सेक्शन में कुछ कुछ एक दो डाउट सेक्शन आपसे शेयर करूंगा, तो आप लोग अब बस फ्री हो बनाने के लिए जितना हो सके सबको विद इन 3 to 4 डेज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं इमीडिएट अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। मैंने ये कहा, नोट कर ही लिया होगा, चलो। मैंने कहा कि जितना भी हो सके दो अगले 3 से 4 दिन के अंदर में, जितना भी टाइम तो आपको मोर देन सफिशिएंट मिला है, तो आप सबको जो बचा खुचा है उसको कंप्लीट करके और अगले अगले टॉपिक के लिए रेडी रहिए। देख, एक एक क्वेश्चंस बना करके कंफर्म करके और आगे बढ़े एकदम, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट, इसके अलावा कोई टाइम वेस्ट करने का कोई स्कोप ना रहने, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा और इमीडिएट मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आप बना लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ दिनों के एक दो दिन के अंदर 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 के बाद मैं फिर आपको ये शेयर करूंगा, कुछ लेक्चर डाउट सेशन के ट्रिगोनोमेट्री के शेयर कर दूंगा। जो मुझे लगेगा क्वेश्चन, जो जो मुझे अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगेगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा।
अदरवाइज मेजर क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बता ही दिया है, जो क्लास में दिया वो क्लास में बता दिया, कुछ उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए। तो चलो उसके अलावा भी कोई डाउट्स होंगे तो आपका बहुत सारा मोड है डिस्कस करने, अपना डिस्कशन करके खत्म करके अपना चैप्टर को फिनिश करो। मैक्सिमम मैंने बता दिया है, इतना इससे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है अभी के केस में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इतना ही है, उसके बियॉन्ड अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एंगल। तो चलो हेडिंग दीजिएगा एलिमिनेशन ऑफ एंगल, और याद रखिएगा कि ये लास्ट पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है, और जस्ट इसके बाद ठीक है ना, मैं आपको नेक्स्ट डे ही मान के चलो आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, मतलब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट टॉपिक आपका अब स्टार्ट हो जाएगा। और आप बस ट्रिगोनोमेट्री और नेक्स्ट टॉपिक याद रखना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया तो प्रेशर मत ले लेना कि सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, पिछला बचा हुआ तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं पिछले एक वीक से बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा, प्रेशर अब बनाओ बनाओ बनाओ, और शुरुआत से भी प्रेशर बनाया हुआ था, तुम लोग नहीं कर, जो नहीं किए वो मैं क्या कर सकता। फिर भी एक थोड़ा पॉजिटिव वे में बात कर दे रहा हूँ कि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो अभी उसको फ्लो में आने में कम से कम एक वीक लगेगा, तो मतलब अभी भी आपके पास 7 से 8 दिन है, अभी कोई टेंशन नहीं है। जब तक नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्लो में आएगा तब तक आप ट्रिगोनोमेट्री को फिनिश कर दीजिए। ये एडवांटेज रहता है, हर कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है कम से कम 3 से 4 लेक्चर तक इतना लोड नहीं आता, तो जब तक लोड आता है तब तक प्रीवियस टॉपिक का जो बचा खुचा पार्ट है उसको खत्म कर दो, पर हाँ करना पड़ेगा बेटा। अब देखो नहीं करोगे और बिना मतलब टेंशन लोगे तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको करना है, हाथ से करो क्या है। चलो देखते हैं, खत्म करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एंगल। तो एग्जैक्टली ये एलिमिनेशन ऑफ एंगल की बात किया है, तो एग्जैक्टली इसमें होता है ना कि एंगल को एलिमिनेट करते हैं और जो अदर्स वेरिएबल्स गिवन होते हैं उस वेरिएबल्स में रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज एलिमिनेशन ऑफ एंगल, तो जरा सुनिएगा मेरी बात। एलिमिनेशन ऑफ एंगल तो देखो मतलब, तो देखो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दे दिया y इक्वल टू दे दिया साइन थीटा और x इक्वल टू दे दिया कॉस थीटा, एलिमिनेट थीटा, मतलब इसमें दिया एलिमिनेट थीटा। एग्जैक्टली ये क्या मतलब है, एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा एलिमिनेट करो और जो टू वेरिएबल्स हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा उसमें रिलेशन जनरेट करो। एग्जैक्टली कहने का मतलब एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा हटाओ और एक्स वाई रिलेशन जनरेट करो। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, मतलब एक सिंपल सा नाउ वी हैव एक आइडेंटिटी है दैट उसका यूज करते हैं, देखो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। इस आइडेंटिटी का यूज करो, देखो तुरंत बन जाएगा। तो देखो साइन थीटा को हम रिप्लेस किए y से, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब दिस इज द आंसर। यानी आफ्टर एलिमिनेशन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू दे दिया साइन थीटा प्लस 1 और एक्स इक्वल टू दे दिया 2 कॉस थीटा, 2 cos थीटा माइनस 1। तो बोलेगा एलिमिनेट, यहाँ एलिमिनेट थीटा यहाँ भी चल रहा है, तो ये भी सेम लॉजिक है यूजिंग दिस रिलेशन। तो सबसे पहले आप साइन थीटा निकाले, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फिर भी थीटा उड़ाना है, एक्स वन रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू वाई माइनस 1 और कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज क्या आ गया y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया x प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। दैट इज द आंसर, सिंपल है, दिख रहा है ना। मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने साइन की कॉस क्यों, सेक टेन भी हो सकता है, तीसरा दे दिया y इक्वल टू सेक थीटा और x इक्वल टू टेन थीटा प्लस 3। तो अब देखो सबसे पहले सेक थीटा और टेन थीटा में आइडेंटिटी कौन सा पता है, अभी इन सबों में एक ही मेथड है, हम आइडेंटिटी लगा के थीटा उड़ा देते हैं, एक्स वाई में रिलेशन जनरेट करते हैं, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ थीटा। जैसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आता है। तो देखो यहाँ से हमने टेन थीटा को क्या लिखा एक्स माइनस 3, ना हमारे पास पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना पर 1। तो वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक्स इक्वल टू दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू दे दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब बोलेगा इसको इसमें थीटा एलिमिनेट करो, क्वेश्चन वही है, इसमें बोल दिया थीटा एलिमिनेट करो, तो ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं? एक तो पता ही है एक्स वाई रिलेशन चाहिए, तो एक तो पता ही क्या साइन और कॉस है, तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है पर वो मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, तो पहले जनरल मेथड है, तो जनरल मेथड ये कहता है कि हम आइडेंटिटी यूज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, तो उसके लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू एक्स और वाई में निकालनी होगी। तो देखो दोनों को ऐड कर दी, इसको मान लियो 1, इसको मान लियो 2, तो 1 प्लस 2 कर दिए, तो देखो इससे हमारा निकला साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल गया एक्स प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस 2 कर दिए, यहाँ से आ गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स माइनस वाई बाई 2। नाउ अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गया क्या एक्स प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज क्या आ गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस इज आंसर। दिख रहा है ना, मतलब आसान भी है, कोई ऐसा टफ भी नहीं है, तो नहीं समझ में आएगा। तो क्लियर है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक तो तरीका ये है, एक तरीका और है, इसका एक मेथड 2 में देता हूँ, चलो प्लीज इसको नोट करो। तो सिंपल एलिमिनेशन ऑफ एंगल में ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट फिनिश ही था, एक छोटा सा पॉइंट था मुझे बताना था, मैंने सोचा कि बता दूं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो बेटा इधर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, इसी का एक मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में डायरेक्ट हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दे, तो देखो डायरेक्ट थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, गौर से देखो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, तो सीधे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 आ जाएगा आंसर, हो गया ना आंसर। तो मतलब कहना है यहाँ एक ये, पर ये वाला मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा था, सीधे दोनों को स्क्वायर के ऐड करते तो कैंसिल हो जा रहा था। अब आपको कोई प्रॉब्लम किसी डिफरेंट फॉर्म में दिया होगा तो उसको कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट करना होगा, तो इन जनरल इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो। बेस्ट अप्रोच एक तरीका तो ये है, ये भी लगता है, और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम मिलता नहीं है, बहुत जगह इसी को यूज करके बन जाता है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और दिया, एक्स इक्वल टू दे दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू दे दिया 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। तो फिर से ये इसी अप्रोच से बन जाएगा, इसमें ये मेथड तो दिख रहा है कि दोनों ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे बन जाएगा। एक दूसरा तरीका फिर से वही है कि 1 और 2 को स्क्वायर कर दो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 9 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 16 कॉमन आ जाएगा, और 12 साइन थीटा कॉस थीटा 12 माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो देखो 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 9 4 कॉस 16 16 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा 16 12 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो गया, तो सीधे लिख देते हैं। मतलब रिजल्ट क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज द आंसर। तो एक मेथड ये भी है इन जनरल, इसको भी दिमाग में रखिएगा। नहीं कुछ ट्राई किया तो आइडेंटिटी तो भाई एवरग्रीन अप्रोच है, सीधे साइन और कॉस की वैल्यू निकालो और आइडेंटिटी कंसेप्ट यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कर दो। सिमिलरली सेक और टेन रहता तो सेक थीटा और टेन थीटा निकाल के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या कोई और अप्रोच जिससे हमारा एलिमिनेट हो जाए, तो प्रॉब्लम के हेल्प से डिसाइड करना होगा। और करना यहाँ यूं है कि थीटा एलिमिनेट करके हमें टारगेट यही रहेगा कि हमें किसी भी तरह एक्स और वाई में रिलेशन जनरेट कर लेना है, जो एक सिंपल सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी का यूज कर लो, या कभी स्क्वायर का याद करना हो, या कभी कुछ और एडजस्ट करना हो, उस प्रॉब्लम के डिमांड पे ही हम डिसाइड करें, ठीक है ना। तो ये कुछ खास नहीं है इसमें, इसलिए उम्मीद है ऐसा इस तरह प्रॉब्लम हमको आया होगा तब बना भी लिए होगा, पर मुझे बताना था आगे जब कोऑर्डिनेट बताऊंगा ना, तो कोऑर्डिनेट में लोकस का प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें जब वेरिएबल पॉइंट जब मूव करेगा ना,
वेरिएबल पॉइंट को हम किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टारगेट करते हैं उसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत जगह हम थीटा के फॉर्म को यूज करते हैं, तो वहां पे थीटा एलिमिनेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें उस पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है कौन से कर्व पे मूव कर रहा है उस कर्व का इक्वेशन चाहिए होता है, तो एक्स और वाई में रिलेशन जनरेट करना होता है, तो इसलिए हमें थीटा एलिमिनेशन की वहां जरूरत पड़ती है। तो ये सब कंसेप्ट वहां यूज होता है, अदरवाइज आपको जैसा होगा उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बस यही है कि थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से क्वेश्चन निकल के आएगा और ज्यादा आपको टेंशन नहीं। हाँ गया समझदार हो, ठीक है। तो चलो नोट करो, पता है पता, नोट कर लो ये। कुछ क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें मैं भी होमवर्क दूंगा, बना लेना। अब इसमें देखो ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, बना लेना, दिमाग लगाना। अभी आप लोग सेशन भी उस दिन लाइव सेशन भी हुआ था दयानंद सर का, सारी बातें भी थी, हम लोग भी थे, हम लोग भी ऐसे सेशन तो लेते ही आप लोगों का। तो सर ने कहा था ना कि क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करो, सोचो। देखो तरीका तो मैंने बता दिया कैसे से चलना है, आगे करना तुम्हें ही है। वही मेरा भी था, कहना था जब तक तुम नहीं करोगे, सर ने भी वही आप लोग समझाया, जब तक आप नहीं कीजिएगा, एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा, तब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। कितना हम लोग आगे करते हैं, आगे बन रहे से बना दे। बात तो यही है कि कलम तो तुम्हें ही चलना है, हर जगह मैं आपकी जगह नहीं लिख दूंगा। अभी मैंने बता दिया, आपको समझा दिया, आपको कलम पकड़ना सिखा दिया, क्वेश्चन बनाना सिखा दिया, इस तरह से अप्रोच करते हैं। आगे तो आपको क्वेश्चन आएगा उस कंसेप्ट पे बेस, तो सोचना तो आपको पड़ेगा, एक्सप्लोर करते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, और ढंग से सोचने की आदत डालिएगा ना, और क्वेश्चन एक्सप्लोर कीजिएगा ना, तो आपको फिर उस तरह के प्रॉब्लम में फिर कभी आगे दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन यही है कि आपको उस पर वर्क करना होगा, पेशेंसली वर्क करना होगा, मतलब इमीडिएट पेशेंस लूज ना करें। यानी कि स्टार्ट हुआ, 5 मिनट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, अरे अब नहीं बनेगा मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन कहाँ है, तो वो अगर करने की आदत है तो वो आदत छोड़ दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। उस तरह की बातें करोगे तो प्रॉब्लम आप ही के साथ होगा, और प्रॉब्लम होगा तो फिर आपसे फिर कहने के लिए तो आप चैप्टर बना लोगे, पर आपको हम तुरंत देंगे बनाने, या टेस्ट में एग्जाम में आएगा आपको, तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर आपने नहीं किया था, आपने तुरंत सॉल्यूशन देख लिया था। सॉल्यूशन देखे तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हमने इतना बता दिया, इतना पढ़ा ही दिया है। आप अगर ढंग से एक बार मैंने लेक्चर सुने भी होगे तो भी आपके समझ में एक बार में आ जाएगा। पर सुनने या करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना होगा, टाइम देना, तो सॉल्यूशन का कम से कम यूज करें, तुरंत सॉल्यूशन चक्कर में ना पड़े कि इमीडिएट सर सॉल्यूशन, या किसी से भी सॉल्यूशन मांग लेते हो, या सॉल्यूशन कहाँ है क्या है, तो उसकी वो लोड लेना ही बंद कर दो। सॉल्यूशन लास्ट है, जब आपसे अब लगेगा अब हमसे ना हो पाएगा तो सॉल्यूशन, और वो स्टेज तब आता है जब कम से कम 4 5 बार 6 बार सही टाइम के साथ आप अटेम्प्ट करके रखते हो। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ चुके हो, हर एक कंसेप्ट मैंने बता रखा, तो वो फिर क्यों नहीं सॉल्व होगा, तो आप एक अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट में सॉल्यूशन के पीछे क्यों भागते हो, गलती है। तो बस वही चीज का ख्याल रखें, अटेम्प्ट करते रहे, नहीं अभी हुआ छोड़ दो, अगला क्वेश्चन चलेगा। फिर जब फ्रेश माइंड से बैठोगे तो फिर अटेम्प्ट करो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, जितना बार उसको घिसोगे वो आपको पता चलेगा कि इस रास्ते से नहीं चलना है, इस रास्ते नहीं चलना है, मतलब अलग अलग रास्ता दिखेगा, और पता चलेगा इस रास्ते में नहीं आएगा सॉल्यूशन, इस रास्ते सॉल्यूशन नहीं आएगा। कभी न कभी सही रास्ता तो दिखेगा, तो आपको उस तरह क्वेश्चन कभी भी आपको स्ट्राइक करेगा तो आप लोगों का वो इसमें ये मेथड आपको नहीं लगाना है, क्योंकि उस मेथड से सॉल्यूशन नहीं आता है। तो अटेम्प्ट एक्सप्लोर करने का भी ये एडवांटेज, क्या डू एंड डोंट्स आपको आइडिया लगेगा कि इसमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते कभी लगता है कहाँ से देखें, तो वही बात है, काफी चीजें भी हैं। चलो अब तो कुछ दिनों में आप लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा ही, फिर तो हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन होते ही रहेंगी। तो बस यही है कि जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तब तक तो भाई सिलेबस से रुकना नहीं है। तो बस अपने आप को जो भी है, जितना जो भी आदत आप लोग की है कि घर में कम पढ़ना, टाइम कम देना, इन सब चीजों को अवॉइड करें, टाइम बढ़ाएं, और क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने का, ठीक है ना। ठीक है, चलो खत्म करते हैं इसको नोट कर लो। ट्रिगोनोमेट्री फिनिश है आप लोगों का, समझे ना। ट्रिगोनोमेट्री अब आज हम कुछ और नहीं बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री फिनिश है आप लोग। अब आप लोगों के लिए है कि अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, मैं नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। आप लोग कंफर्म रहना कि अब अगला लेक्चर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री का 1 से 2 सेशन जो भी मुझे डाउट सेशन लेना होगा वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा,
उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, आप बनाते रहो। अभी आपके पास मैं बता दे रहा हूँ, अगर लेक्चर आप देख रहे हो तो आपके पास अगले 5 से 6 दिन का टाइम है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में फ्लो में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए। और नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा तो कम से कम जो बताया जाएगा, जो कराया जाएगा, उसको स्ट्रिक्टली करते चलना, वो आप ही के लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री जो बचा खुचा है उसको फिनिश करके फटाफट कीजिए और अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, चलिए इतना बना लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा और इसको फिनिश। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।